हेलो एंड वेलकम टू बिगिनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। फाइनली सैम बैnkman-फ्रीड जो है वो अरेस्ट हो गया है और उसके अरेस्ट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त हलचल है। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। बाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा फड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। आपको हर पल की खबर होनी चाहिए और अल्टीमेटली जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट? सो बेसिकली क्या है कि सैम बैnkman-फ्रीड को मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन को। तो सैम बैnkman-फ्रीड को फाइनली जेल हो गई है, राइट? और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहामास के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल ऑफ द बहामास। और यहाँ पे लिखा है कि ऑन 12th ऑफ दिसंबर मतलब कि कल रात के आसपास द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल बहामास इज अनाउंसिंग द अरेस्ट बाय द रॉयल बहामास पुलिस फोर्स ऑफ सैम बैnkman-फ्रीड, जिसको एसबीएफ भी कहते हैं, सीईओ ऑफ एफटीएक्स, राइट? तो ये क्लियर है कि वहाँ पे इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब अरेस्ट ऑब्वियसली यूएस के अंदर और बहामास के अंदर ट्रीटी है। ट्रीटी का मतलब ये होता है, यार शायद ही कोई दुनिया में ऐसा देश होगा जो यूएस को ना कर सकता है। अगर यूएस को कोई चाहिए तो ज़्यादातर देशों के साथ यूएस की ट्रीटी है कि अगर कोई क्रिमिनल है या अगर यूएस को वो क्रिमिनल चाहिए या कोई इंसान चाहिए तो वो वहाँ के देश को बोलता है, वो उसे पकड़ते हैं और उसके बाद वो यूएस उसकी उसकी कस्टडी ले लेता है उस इंसान की। तो बहामास के साथ भी इनकी ट्रीटी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है यार कि ना जो मैंने ट्वीट किया है और ख़ास मैंने भी नहीं, बहुत सारे लोगों का इस पे मानना है। यार सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि अगर आप ये देखो कि इसकी ना कल यूएस हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सामने एसबीएफ की ग्रिलिंग होनी थी। ये इसने टेस्टिफाई करना था। टेस्टिफाई का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के अंदर जो थे, उन्होंने इसको ऑनलाइन इससे सवाल पूछने थे रिगार्डिंग द एफटीएक्स फॉलआउट और जो यूज़र के फंड्स और इसकी जो मिसमैनेजमेंट, किस तरीके से इसने लीवरेज के थ्रू पैसे को बर्बाद किया, कैसे इसने फ्रॉड किया। बहुत सारी चीज़ों पे इसको करीब 6 से 7 घंटे की ग्रिलिंग होनी थी, आप सोचो। अब 5-6 घंटे की ग्रिलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती जो अनकंफर्टेबल होती है। इसमें कई ऐसी नई चीज़ें निकल के आती कि जो कि नए फैक्ट्स को रिवील करती। और जब ये कल होना था और ये कल टेस्टिफाई करना था इसने हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कमिटी के सामने और कल रात ये पकड़ा गया। तो मतलब 24 घंटे ग्रिलिंग से पहले, 24 घंटे पहले अरेस्ट कर लिया। तो इसको अरेस्ट क्यों करने दिया? पहले ग्रिल कर लेते। अगर एक बार ग्रिलिंग हो जाती, इससे सवाल पूछ लेते, उसके बाद जो है आप इससे मे बी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल पाती। उसके बाद आप इसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन वहाँ पे अरेस्ट करने का मतलब ये है कि अब ये जो सेशन था, जो ये ग्रिल होना था, अब हो सकता है इसमें बहुत टाइम लग जाए। और क्योंकि अब पहले बहामास की जो रेगुलेटर्स हैं, जो बहामास की जो पुलिस है, वो वहाँ पे उससे सवाल पूछेगी। उसके बाद कस्टडी के लिए एक फॉर्मेलिटी शुरू होगी। फिर अगर यूएस को उसकी कस्टडी चाहिए, तो अमेरिका उसकी कस्टडी लेगा, जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अब इस इन सब चीज़ों के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें वो चेंज हो सकती हैं, काफ़ी सारे एविडेंस चेंज हो सकते हैं, काफ़ी सारी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है और एसबीएफ का भी माइंड चेंज हो सकता है, जो चीज़ें वो हो सकता है इस ग्रिलिंग सेशन में बोल देता। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने ट्वीट की है कि हम सब जानते हैं कि इसने डेमोक्रेट्स को भी पैसा दिया, सैम बैnkman-फ्रीड ने। तो वहाँ की जो 2 सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं यूएस की, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। तो इस ये इतना स्मार्ट था कि इसने डेमोक्रेट्स को भी पैसे दिए और इसने रिपब्लिकन्स को भी पैसे दिए, दोनों पार्टीज़ को पैसे दिए और ये टॉप 3 डोनेटर्स में था। तो डेमोक्रेट्स में ये शायद नंबर 2 पे था और रिपब्लिकन्स में नंबर 3 पे था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया। अब इतने पार्टी फंड ये दे रहा था, तो बहुत सारे सवाल यूएस के अंदर भी हो रहे हैं इकट्ठे कि जो जो आदमी इतना पैसा दे रहा था, तो अल्टीमेटली वो पैसा क्यों एक्सेप्ट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़? और अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वहाँ पे ये रेज़ हो रहा है कि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को पैसा जो आया, अब ये पता लग गया कि पैसा पब्लिक का है। अब जब ये पता लग गया कि पैसा अल्टीमेटली एसबीएफ का नहीं था, तो क्या ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को ये पब्लिक का पैसा वापस कर देना चाहिए? सवाल है। आप अपने आप से पूछिए कि पैसा जो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन में, ये पैसा फ्रॉड का पैसा था। अब क्या ये पैसा वापस नहीं जाना चाहिए पब्लिक को? क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को जिनको ये पैसा मिला उन्हें वापस नहीं दे देना चाहिए? ये कोई बात नहीं कर रहा कि पैसा हमने ले लिया लेकिन पैसा नहीं दे रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस न्यूज़ के बाद जस्ट बाद अगर आप देखो तो
सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है बायनांस के अंदर से पिछले 24 घंटे में, क्योंकि अब ये थोड़ा-सा ये सुबह का टाइम था, 10:25 की है ये न्यूज़ ट्वीट है। Binance has endured 902 million worth of net outflows in the past 24 hours. इनफैक्ट जो CoinDesk का आर्टिकल है, वो भी यही कह रहा है कि 902 मिलियन जो है वो नेट आउटफ्लो हुआ है बाइनेंस से। बाइनेंस में ज़बरदस्त पैनिक है, और बाइनेंस में कहीं न कहीं जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, और पैनिक का वजह ये है। ये जो न्यूज़ है, ये रॉयटर्स की एक आर्टिकल आया है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि द यूएस प्रोसिक्यूटर्स लुक टू चार्ज बाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स ऑन पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग वायोलेशंस, राइट। तो मनी लॉन्ड्रिंग की वायोलेशंस हैं, और इसमें क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने की बात हो रही है। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड चार्जेस अलग होते हैं, राइट, कि बिजनेस को जैसे एसबीएफ के खिलाफ एक बिजनेस की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब हो सकता है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चले, लेकिन यहाँ पे सीजी को और जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जो फाइनेंस में काम करते हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने की बात चल रही है। और इसमें यूएस का जो प्रोसिक्यूटर्स है वो डिवाइडेड है। तो इसमें जो द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, ये डिपार्टमेंट में डिवीजन है। डिवीजन इन द सेंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या हमारे पास इनफ प्रूफ इकट्ठे हो गए हैं ये क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने के लिए। अगर ये क्रिमिनल चार्जेस सीजी पे फाइल हो गए और उसकी मैनेजमेंट में जो टॉप लोग हैं उस पे फाइल हो गए, तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसी खतरे की घंटी है जिसमें बाइनेंस के जितनी भी एक्सचेंज है उसकी स्क्रूटनी, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ तक कि जो फिर जो बीएनबी से लेके, बीयूएसडी से लेके, फिर जो लीवरेज से लेके, जो मार्जिन कॉल्स लेके, फिर जो जो इंटरनल वर्किंग से लेके हर चीज़ की स्क्रूटनी हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ जो ये बैक टू बैक आ रही है, इसको लेके काफ़ी सारा पैनिक है। और यही कारण है कि आप देख सकते हो कि बाइनेंस के का जो बीएनबी कॉइन है वो भी काफ़ी डंप हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में विथड्रॉल्स तो हो ही रहे हैं, साथ में जो बीएनबी है वो भी काफ़ी डंप हुआ है। अगर हम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो बाइनेंस कॉइन 5% का डंप लिया है बाइनेंस ने। तो ये काफ़ी ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप ये देख सकते हो कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो विथड्रॉल हुए, इनफैक्ट जो बाइनेंस, क्रिप्टो.com, बिटफिनिक्स में भी इतने नेट आउटफ्लोज नहीं है जो कि बाइनेंस पे सबसे ज़्यादा नेट आउटफ्लोज आप देखने को मिल रहा है। और ये क्रिमिनल चार्जेस के बाद जो है वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये रॉयटर्स का ये आर्टिकल था, तो जिसमें जस्टिस डिपार्टमेंट स्प्लिट ओवर चार्जिंग बाइनेंस एज क्रिप्टो फॉल्टर्स। तो इसमें बेसिकली जो की जो फॉल्ट की जो बात चल रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बात चल रही है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग बाइनेंस के जो प्रोसीजर्स थे और जो इनकी कंप्लायंस है, इन्होंने हेल्प किया मनी लॉन्ड्रिंग को। 10 बिलियन यूएस डॉलर तक का चार्ज बताया जा रहा है कि 10 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ मनी हैज़ बीन लॉन्डर्ड थ्रू बाइनेंस, और बाइनेंस ने ये जानबूझ के किया है। ये सारी चीज़ें बात चल रही है। ऑब्वियसली अभी प्रूफ इतने नहीं है, क्योंकि तभी हेडलाइन ये कह रही है कि जस्टिस डिपार्टमेंट स्प्लिट, मतलब 2 भागों में बँटा हुआ है कि हमारे पास क्या इनफ वो हो गए हैं कि नहीं। अब इसमें ऑब्वियसली सीजी देख रहा है, तो सीजी भी यहाँ पे ट्वीट कर रहा है कि फड हेल्प्स अस ग्रो, बेसिकली इज ट्राइंग टू डिफेंड, कि जहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार जो फड है उससे हम लोग को ग्रो होने में हेल्प होती है, हम स्ट्रांग बनते हैं पहले से ज़्यादा, और ये फड पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ही हैज़ रिटन दैट डे वन से, जब जब आईसीओ किया था 5 साल पहले, तो ये था कि फड वाज स्पॉन्सर्ड बाय अ लार्ज एक्सचेंज, नाउ वेरी स्मॉल। आर्टिकल्स फ्रॉम व्हाई बाइनेंस आईसीओ विल फेल, इस तरह के फंड पहले भी आते थे। सीजी कांट राइट कोड, ये इस तरह के आर्टिकल पहले भी आए हैं। तो इस तरह के आर्टिकल पहले भी आए हैं और बाइनेंस को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फंड को सीजी का कहना है कि ये इस तरह की चीज़ उन्होंने पहले भी देखी है, उनके लिए नया नहीं है। तो ये खैर ही इज ट्राइंग टू जैसे एक नॉर्मली एक फाउंडर होता है किसी एक्सचेंज का, वो काम करने की कोशिश करता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिचुएशन इतनी काम नहीं है। अगर हम कॉइन गेको पे जाके देखें, राइट, तो कॉइन गेको पे अगर हम देखें तो बाइनेंस पिछले 7 दिन में 8% टूटा है, पिछले 24 घंटे में 6% टूटा है, ठीक है? और बाइनेंस यूएसडी जो है, अभी खैर इसने अपना पेग मेंटेन किया हुआ है $1 का, राइट? तो ओनली टाइम विल टेल कि हाउ सिचुएशन प्रिवेल्स इन द फ्यूचर, बट सिचुएशन एट दिस मोमेंट ये कहती है कि
येस, देयर इज़ डेफिनिटली अ लॉट ऑफ पैनिक। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तरफ फंड है और दूसरी तरफ सीज़ी उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी तरफ ये भी चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि बायनेंस इज़ टू बिग टू फेल, शायद ही इतनी बड़ी एक्सचेंज फेल हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मानना है, राइट? अब आप पूछोगे कि सर आपका क्या पर्सनल टेक है? देखिए मेरा पर्सनल टेक ये है, अगर आपकी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई बायनेंस पे पड़ी है और इस तरह की सिचुएशन मार्केट में न्यूज़ आ रही है, राइट? और ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, फट भी हो सकती है, रियलिटी भी हो सकती है। मैं कहता हूँ रियलिटी होने का सपोज़ करिए कि 5% का चांस है, 5% चांस है सपोज़। तो मैं आपसे ये सवाल आप ही को अपने आप से पूछना है कि क्या आप 5% चांस भी लोगे? अगर आपकी गाड़ी कमाई रखी है? पूरी कमाई आपकी जो जितनी टोटल वेल्थ है वो बाइनेंस पे रखी है। हमने एफटीएक्स के एपिसोड से क्या सीखा? हमने एफटीएक्स के एपिसोड से ये सीखा कि लोगों ने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक एक्सचेंज पे रखी हुई थी। क्या जब वो एक्सचेंज को भी लोग ये कहते थे टू बिग टू फेल है, लेकिन जब वो फेल हुई, तो लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, राइट? तो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरी अपनी जनरेशन की वेल्थ, अपनी 100% वेल्थ जितनी आपकी क्रिप्टो की है, वो सारी आपने बाइनेंस पे रखी है। आई थिंक इट इज़ वे टू रिस्की टू कीप योर एंटायर वेल्थ ऑन एन एक्सचेंज। छोटा अमाउंट रखा है, छोटा फंड है, ठीक है, दैट वो आपकी रिस्क जितना आपको अलाउ करता है कि ठीक है यार, मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस फेल हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है या एक्सचेंज बंद हो सकती है या सीज़ी डिफ़ॉल्ट पे निकल सकता है। अगर आप देखिए प्रूफ ऑफ रिज़र्व की बात भी अगर हम बोले, हमने कल एक वीडियो बनाया, डेप्थ में बनाया। अभी प्रूफ ऑफ रिज़र्व के अंदर भी कुछ कमियाँ हैं, और वो ऑडिट नहीं है, वो एक तरीके की एक पेड असाइनमेंट थी कि किसी को बोल के उन्होंने ये वेरीफ़ाई करवा लिया कि उनके पास उतने एसेट्स हैं कि नहीं, राइट? उसमें भी 97% कोलैटराइज़्ड निकला है, 3% का डिफरेंस है, ठीक है? और वो 3% को उन्होंने डिफेंड किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एफटीएक्स के बाद, ये तो 100% गारंटीड था कि रेगुलेटर्स की नज़र उस पे जानी ही जानी थी, बायनेंस पे। एग्ज़ैक्टली वही हुआ और ये बायनेंस क्योंकि अब अकेली एक्सचेंज बची है और कहीं न कहीं पूरी इंडस्ट्री से से उसका कहीं न कहीं एक मनमुटाव भी हुआ है। तो कहीं न कहीं वो एक प्रेशर उस पे बिल्ड होना ही था। ये नहीं कि सीज़ी को ये पता नहीं था। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उसको आभास हो गया होगा और उसने काफ़ी सारी चीज़ों की पहले ही तैयारी कर ली होगी। लेकिन जब पब्लिक के अंदर से जब ये पैनिक आता है ना, पैनिक अटैक होता है, तो ये अटैक किसी भी लेवल पे जा सकता है। हम ये देख रहे हैं कि 1 बिलियन यूएस डॉलर तक के लोगों ने फंड्स निकालने की कोशिश करी, आउटफ्लो है बाइनेंस से। तो कहीं पे भी अगर थोड़ा-सा भी अगर सीज़ी ने कहीं ज़रा-सी भी अगर कहीं चूक हो गई या ज़रा-सा भी उसने फंड्स को रिलीज़ करने में डिले कर दिया, तो ये पैनिक और बढ़ने लगेगा। अभी जो विथड्रॉल्स हो रहे हैं, वो स्मूथली हो रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई न्यूज़ आ गई 1-2 दिन में, तो ये पैनिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के अंदर एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, राइट? वो बात अलग है कि अभी जस्टिन सन ने 100 मिलियन यूएस डॉलर बाइनेंस में डिपॉज़िट किए जस्ट टू काम डाउन द सिचुएशन एंड जस्ट टू टेल पीपल कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। राइट? बट ओनली टाइम विल टेल। मैं कहता हूँ कि अगर रिस्क 2% का भी है, तो 2% का रिस्क भी रिस्क होता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानिए। आपको अगर लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है, योर कॉल। बट आपका अगर जीवन भर की कमाई एक एक्सचेंज पे रखी है एंड अगर रिस्क 2% भी है, तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? बिकॉज़ यू कांट अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क, ठीक है? इतना रिस्क आप जितना आपको लगता है, आप उतना ही उस तरीके से सोचिए और सेल्फ कस्टडी भी आसान जर्नी नहीं है। तो सेल्फ कस्टडी आपको थोड़ा ना अब ये समय आ गया है कि क्रिप्टो में आपको थोड़ा-सा एफर्ट मारना पड़ेगा। सेल्फ कस्टडी को सीखना है। अपने फंड्स को सिक्योर तरीके से रखने के लिए उसको थोड़ा सीरियस होके काम करना है। थोड़ा एफर्ट मारना है, सीखना है चीज़ों को। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। बिना सीखे आप नुकसान खाओगे। टाइम नहीं दोगे इंडस्ट्री में तो आप नुकसान खाओगे। सेल्फ कस्टडी के लिए टाइम नहीं दोगे, नुकसान खाओगे। चीज़ों को सीखोगे नहीं, नुकसान खाओगे। आसानी कुछ नहीं है और कुछ भी आसानी से मिलने वाला नहीं है इंडस्ट्री में, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, ख़ासकर आपको एंडिंग पसंद आई होगी, ख़ासकर आपको सॉल्यूशन जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो बात समझ में आई होगी। अगर समझ आई, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे विद दिस थॉट। थैंक यू वेरी मच।